पुलिस को पीटा, पत्थरबाजी, भयंकर बवाल। मोदी विरोध के लिए छात्रों को यूज कौन कर रहा है? हंगामा, संसद में गजब सियासत। उधर कॉकरोच पार्टी वालों की सरकार ने क्या डील हुई? नेपाल जैसे जेंजी आंदोलन की धमकी। उधर पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई क्या? अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, क्या बड़ा फैसला हो गया? सबसे पहले इस सबका अध्याय देखिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉकरोच पार्टी के नाम पर जो ये सब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होने जा रही है, जो हमने कहा था वही हुआ। क्योंकि धीरे धीरे ये आंदोलन जो है, उसमें जैसे ही संसद का सत्र आया, पॉलिटिकल दखलंदाजी बढ़ने लगी थी। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के मंच पर अलग अलग दलों के नेता पहुंचने लगे थे, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, फलाना ढिमकाना सब पहुंच रहे थे, उससे यह लगने लगा था कि इनका टारगेट धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाने में कोई गड़बड़ी नहीं थी, मुद्दा एकदम ठीक था, जो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह आंदोलन कहां से कहां चला गया, आज की तस्वीर में दिख गया। दिल्ली में दिख गया। जंतर मंतर से लेकर संसद तक इस लेवल का भयंकर बवाल हुआ, इस लेवल का भयंकर हंगामा हुआ कि संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। संसद के आसपास जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां तक लोग पहुंच गए। और ये लोग कर क्या रहे थे? कहीं पत्थर चल रहे थे, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, कहीं पुलिस वालों के सिर फोड़े जा रहे थे। एक तरफ वो लोग थे जो पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रदर्शन करने आए थे। एक वर्ग ऐसा भी है जो माहौल बना रहा कि अरे नहीं, ये तो सब कॉकरोच पार्टी वाले और फलाना ढिमकाना दल के लोग थे। नहीं, आप गारंटी ले सकते हैं उसमें कोई छात्र नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्हीं के बीच में ऐसे लोग भी थे जो हिंसा पर उतारू थे, जो पहले ही सोच कर आए थे कि नेपाल बांग्लादेश जैसा बवाल हो जाए, किसी तरह से संसद में घुसकर कांड कर दिया जाए, ऐसी तस्वीरें बन जाएं जिससे यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी तो किसी की सुनते नहीं, मोदी तो छात्रों को पिटवाते हैं, मोदी तो एंटी यूथ हैं। जिन्हें छात्रों को इस्तेमाल करके ऐसा नैरेटिव बनाना था, वो आज इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गए। क्योंकि शुरू से यह कहा गया कि कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण है, उन्हें सिर्फ संसद तक मार्च करना है। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर आपको मार्च भी करना था, आपने एक परमिशन लेने के लिए अर्जी तक नहीं लगाई। आपका मकसद जो है शांतिपूर्ण मार्च था, आप पहले परमिशन तो मांगते। पुलिस ना देती, आप कहते नहीं, इन्होंने अलाउ नहीं किया, हमको अपनी बात रखनी है, हम मार्च करेंगे, समझ में आता। आपने संसद तक जाने के लिए एक अर्जी तक लगानी जरूरी नहीं समझी, वहीं से आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो गए। आप संविधान लहराते हैं, संविधान की बात करते हैं, कोई भी इतनी बड़ी भीड़ निकल जाएगी बिना परमिशन के? सड़क पर तो कुछ और ही स्क्रिप्ट दिखी और शाम होते होते ये बातें कही जाने लगी कि छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई, नरेंद्र मोदी ने पुलिस से छात्रों को पिटवा दिया, यह आरोप लगा दिया गया। इसी नैरेटिव को लेकर पूरा इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी पर फायर हो गया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, क्या केजरीवाल, सभी लोग माहौल और भड़काने में जुट गए। लेकिन इधर यह सब हंगामा होता रहा, पॉलिटिक्स होती रही। उधर कॉकरोच पार्टी वालों की सरकार से क्या डील हुई बॉस? जेपी नड्डा से मिल लिए कॉकरोच पार्टी वाले, वहां क्या बात हुई? दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस ने छात्रों को पीटा। आज इस मार्च में दिन भर क्या हुआ, क्या सच है? नेपाल जैसे जेंजी आंदोलन की धमकी कौन दे रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान भी घुस गया है छात्रों को भड़काने के लिए? उसका क्या एंगल है? आज एक एक सच आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो ये बवाल, ये हंगामा हुआ आज दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी की सड़कों पर, उसकी एक झलक देखिए। संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे। देखिए किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। जंतर मंतर की स्थिति अभी अनियंत्रित होती जा रही है। बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है। Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है।
देखिए, आज दिन भर जो हुआ उसके पीछे की कहानी क्या है, आगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जिन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे पहले उनके बारे में बात करूंगा। और वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन में पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए, किस तरह से पथराव किया गया, किस तरह से गाड़ियों को तोड़ा गया। आप तस्वीरें देखते जाइए, कैसे पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, बड़े बड़े ईंट पत्थर मारे गए हैं, पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे, लगातार पथराव हो रहा था। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए और सवाल पूछिए कि ठीक है, ये आंदोलन में जो मुद्दा है, जो मकसद है, वो जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इस देश का छात्र क्या पुलिस पर पत्थर चलाएगा क्या? आप जरा ये तस्वीरें देखिए कैसे पत्थर चले जा रहे हैं, उधर से पूरी पत्थरबाजी हो रही है। एक हम लोग यहाँ से शूट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पुलिस के ऊपर किस तरीके से यानी इस तरह से पथराव होने लगा कि कई लोगों ने अपना फेस भी कवर कर लिया। इनको पता था कि शायद सीसीटीवी में, मीडिया के इसमें आ जाएंगे, तो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे जिससे इनकी पहचान ना हो सके। और इसलिए सवाल खड़ा हुआ कि यह तरीका तो कश्मीर में दिखता था पत्थरबाजी का, यह क्या हिसाब है? ये कौन से छात्र हैं जो ऐसे चेहरा ढककर जो है पत्थर चला रहे हैं? किसी ने रुमाल बांध रखा था, किसी ने गमछा बांध रखा था, और ये सब पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर पत्थर चला रहे थे। और इसीलिए शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर सवाल उठने लगे। आपने मौका दिया सवाल उठाने का, और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो जेन्युइन छात्र भी आए थे वो बेचारे यूज हो गए इस सब के चक्कर में, क्योंकि कुछ लोगों को यही तस्वीर चाहिए थी। अगर ये तस्वीर ना होती कि भाई आप ये देखिए पुलिस वाला का माथा फटा हुआ है, बैरिकेड, वीडियो में आप देखिए कोई पुलिस बैरिकेड के अंदर से पथराव, ये तस्वीर देखिए बॉस, ये देख रहे हैं आप, ये पुलिस वाले को कैसे पटक के भीड़ मार रही है, आप देख रहे हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए इस देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है कि आप पुलिस वाले को पटक कर लिंच कर देंगे क्या? आप पुलिस की लिंचिंग कर देंगे? ये कौन सी भीड़ है बॉस, मैं ये जानना चाहता हूं। और जो जेन्युइन छात्र हैं वो भी इन तस्वीरों की वजह से सवालों के घेरे में। ये आप देखिए कैसे घायल पुलिस वाले को ले जाना पड़ रहा है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप पुलिस वाले का माथा फाड़ देंगे और इस देश में पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी? आप पुलिस वाले को पटक के लिंचिंग करने लगेंगे और पुलिस, देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी। ये देखिए, इसका नाक से खून बह रहा है, किसी की आंख में चोट लग, आंख फोड़ दिया बॉस। और आप कह रहे हैं कि आपका आंदोलन जो है वो जेन्युइन है, मुद्दा जेन्युइन था। यह आंदोलन कैसा है कि माथा फाड़ दिया आप बॉस? एक बार सुनिए पुलिस वाले खुद क्या बता रहे हैं। प्रोटेस्ट पे रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। प्रोटेस्ट पे रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की वैन, पुलिस की जिप्सी, सब पर अटैक किया। आप तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस की वैन जो है उसको फोड़ दिया, पुलिस की बस को भी निशाना बनाया गया, उसमें तोड़फोड़ की गई। उसकी तस्वीरें देखिए क्या हालत कर दी गई है, इतने पत्थर गिरे हुए हैं। जनपथ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पर पुलिस की पीसीआर गाड़ी को प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ दिया गया। हालत देखिए आप। मेरा सवाल यह है, यह अभिजीत दीपके ने पुलिस को एक अर्जी तक नहीं दी कि नहीं ना, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो ये सब हो गया, अभिजीत दीपके जिम्मेदारी लेंगे? क्यों इसकी जिम्मेदारी अभिजीत दीपके पे डालकर उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए, यह सवाल है। इसी वजह से कहा गया था ना बॉस कि परमिशन ले लीजिए, और यह भी तब जब धारा 144 लगी हुई थी, तब इतनी भीड़ आई और यह किया उसने। ये सब तस्वीरें देखकर लगातार विपक्ष वाले जो है वो उछल रहे हैं। कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी को आप सुनिए, उनको क्रांति की खुशबू आ रही है, उनको अंदर से खुशी हो रही है कि देखो ये जो इतने दिन से हम कह रहे थे कि इस देश में होगा वो होने लगा है। सुनिए रेणुका चौधरी को। तो किस चीज की खुशबू आ रही है? आप लोग को नहीं आ रही है? मेरे आवाज मेरे कानों में जंतर मंतर से वंदे मातरम का गूंज उठ रही है।
इन खिलाफ जिंदाबाद की आवाज मेरे कानों में आ रही है और हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। रास्ता दिख रही है, डेमोक्रेसी जिंदा है, दिल धड़क रहा है। देखेंगे अब क्या हुआ। पुलिस वालों का माथा फट गया वहां जब पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। कई लोगों को चोटें भी आई हैं उसमें भी लाठीचार्ज में। इनको क्रांति की खुशबू आ रही है, चेहरे पे भाव देख रहे हैं। ये लोग इसलिए भी उत्साहित हो रहे हैं क्योंकि कल से ही कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में कुछ लोग मोदी शाह के मरने के भी नारे लगा रहे थे। ये लोग संसद भवन को उखाड़ने की धमकी दे रहे थे, प्रधानमंत्री को पीटने की बातें हो रही हैं। आप सुनिए किस तरह की बातें चल रही हैं बॉस। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल बना जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। इतनी बड़ी बात बोल रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो हम संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे। हम भूल जाएंगे कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री को पीटेंगे। बिल्कुल, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन जब जनता पे जुल्म होगा तो फिर ये सरकार को बख्शा नहीं जाएगा। ये संविधान पे विश्वास करते हैं। उस संविधान में लिखा है क्या कि अगर जनता के मन का ना हो तो प्रधानमंत्री को पीटना शुरू कर दो, संसद उखाड़ के फेंक दो, मोदी शाह के मरने के नारे लगा दो। उसी संविधान में आपको वोट देने का अधिकार है। आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी सरकार नहीं सुन रही है, उखाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री को घुस के पीटेंगे, ये कोई संसदीय व्यवस्था नहीं है बॉस। नेपाल बना देंगे, ये कोई संसदीय व्यवस्था नहीं है बॉस। इधर नरेंद्र मोदी को मारने पीटने की बातें चल रही हैं, उधर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ने पुलिस से छात्रों को पिटवा दिया। आप देखिए क्या नैरेटिव बनाया गया। मैंने कहा ना, इनका जब जिस वक्त जानबूझकर इस मार्च की परमिशन नहीं ली गई तभी यह क्लियर था कि ऐसी ही तस्वीरें चाहिए थी इन लोगों को। इस नैरेटिव में कैसे इंडी वालों ने तुरंत आग लगाकर भड़काया आप देखिए। प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। भीड़ जब आगे बढ़ रही थी तो पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। जब हालात बिगड़ने लगे तो फोर्स इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ भी आ रही थी। हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। इसी भगदड़ में लोग गिरते पड़ते वहां से भागे। कई लोग पुलिस की लाठी से बचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उग्र भीड़ को पीछे धकेल दिया जाए। आंसू गैस के गोले चलाए पुलिस ने क्योंकि कई लोग पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों के घेरे को तोड़ते हुए काफी आगे बढ़ चुके थे। कई लोग तो बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे। इनके चप्पल जूते पीछे छूट गए। कई जगहों पर रोड पर डस्टबिन में पड़े हुए चप्पल दिखे। चप्पल जूते पड़े हुए थे। ये देखिए कुछ लोगों की ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि इसमें जेन्युइन छात्र नहीं आए हुए थे। प्लीज ऐसा मत कहिए कि कोई जेन्युइन छात्र था ही नहीं। कुर्सियां उल्टी गिरी हुई थी, कई लोगों को चोटें आई, किसी का सिर फटा, किसी को टांग कर ले जाना पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग भाग रहे थे, सड़क पर गिर रहे थे। आरएएफ के जवान उन्हें खदेड़ रहे थे। ग्राउंड पर हालात कैसे बन गए, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। देखिए जंतर मंतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक जो प्रोटेस्टर्स है बैरिकेड की तरफ बढ़े हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए किस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जंतर मंतर की स्थिति जो है अभी अनियंत्रित होती जा रही है। ये देखिए आरएएफ जो है भीड़ को खदेड़ रही है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बैरिकेड की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये विजुअल आरएएफ के और प्रोटेस्टर्स के जंतर मंतर से एक भीड़ आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए लाठी चार्ज किया गया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब इन्हीं सब तस्वीरों को दिखाकर इंडी गठबंधन वाले अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं और कह रहे हैं सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। बच्चों को जवाब में मिली लाठी और हिरासत,
लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। एक बार सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। It's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में हैं, बड़े-बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। प्रदर्शन में लाठीचार्ज की तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस ने मोदी शाह के कहने पर टारगेट किया। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने 12 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया, जबकि दिल्ली पुलिस ने उनके इस दावे को फर्जी बताया। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है, एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मेरा एक सवाल सरकार से भी कि ये लोग यही चाह रहे थे कि ये माहौल बने, तभी इन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन नहीं ली। लेकिन क्या इन तस्वीरों को टाला नहीं जाना चाहिए था? उसका क्या रास्ता निकालना चाहिए था? यह सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि यही था इनका स्क्रिप्ट, इनकी यही स्क्रिप्ट यही थी। और पुलिस ने जिस तरीके से पीटा आप देखिए, उसको लेके भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे टांग के ले जा रही है। कई जगहों पर आंदोलन करने वाले जो है वो खड़े हैं, उनको पीटा है। लेकिन एक सवाल यह भी है, आप यह भी सोचिए कि अगर पुलिस को इसी तरह से मारने के पीटने के ऑर्डर मिले होते तो क्या ये लोग संसद भवन पहुंच पाते? अगर मारना पीटना ही मकसद होता तो क्या ये लोग संसद भवन तक पहुंच पाते? क्योंकि संसद मार्च के लिए ना पुलिस से परमिशन ली गई, ना पुलिस ने इजाजत दी, और इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि संसद का सत्र आज से चल रहा है। बहुत सेंसिटिव जोन है, हजारों लोगों का इकट्ठा होना रिस्की हो सकता था। लेकिन आप देखिए कि धारा 144 यानी बीएनसी 163 लगी थी, फिर भी ये लोग संसद तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि संसद के गेट बंद करने पड़े हो। यानी अगर यही ऑर्डर होता ऊपर से कि सूत दो सबको, मारो सबको, तो क्या ये लोग संसद के आसपास भी पहुंच पाते? संसद भवन के बेहद करीब प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे। बार बार अपील के बावजूद भी जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला और एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दागे। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हालात ऐसे बन गए कि कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो लोग इधर उधर भागते नजर आए। एकदम से भगदड़ मच गई। आंसू गैस और लाठीचार्ज के बीच भी ये लोग नहीं माने, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। इसी से संसद की सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारी जब संसद भवन परिसर के बेहद करीब पहुंच गए तो वहां संसद के सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में संसद भवन के मेन गेट को बंद करना पड़ा। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। वही ना मैं कह रहा हूं कि अगर यह आदेश होता ब्लैंकेट के मारो इनको सबको, तो यह तस्वीर नहीं आती। फिर संसद भवन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सीआईएसएफ की फायर विंग को लगा दिया, तैनात किया गया। आग लगने की स्थिति में तुरंत हालात को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी थी। फायरमैन ने भी संसद भवन परिसर में अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पार्लियामेंट परिसर में कैसा सीन बन गया, आप देखिए जरा एक बार। संसद भवन के चारों तरफ ही नहीं बल्कि संसद भवन के अंदर भी सुरक्षा तैयारियां मजबूत कर दी गई। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से मोर्चा लगा करके यहाँ पर और सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी संसद भवन के अंदर बुला ली गई है और किसी भी अनहोनी से, किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। इतना सब कुछ हो गया और विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि मोदी किसी की सुनते नहीं। छात्रों को पिटवाया जा रहा है,
सुनिए एक बार विपक्ष क्या कह रहा है। ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। बच्चों के गुस्से को संभालिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठ के बात करो। हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के बात क्यों नहीं करते? इतना क्यों अहंकार है? ये अरविंद केजरीवाल जब पंजाब से लौट रहे थे तब शायद उन्होंने वीडियो बनाया, लेकिन सवाल है कि अगर आप छात्रों के साथ खड़े थे तो आप लोग भी आते इस मार्च में। एक नेता वहां नहीं था, छात्र जो है वो अपने से निकले, अपने से आए। वहां जो हुआ आपको दिखा रहा हूं। क्यों नहीं नेता आए साथ देने के लिए? क्यों सिर्फ छात्र आगे किएगा? और कॉकरोच जनता पार्टी के भी कुछ नेता नहीं आए थे, अभी आपको दिखाऊंगा। और जो लोग आज कह रहे हैं कि बातचीत की जानी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं कि बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन संसद के अंदर अगर कुछ हो जाता उसकी जवाबदेही किसकी होती? आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होने गए थे, जिनके लिए अभिजीत दीप के पहले काम किया करते थे, लेकिन इस मार्च में साथ साथ चलते हुए वो उस तरह से नजर नहीं आए जिस तरह से जहां पर झड़प हो रही हो कोई नेता दिखाओ, वैसा नहीं दिखा। हाँ, मनीष सिसोदिया पहुंचे, आतिशी वहां पर पहुंच गई, संजय सिंह वहां पर दिखे। उधर सीजेपी के प्रोटेस्ट में भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण की पुलिस के साथ थोड़ी बहस हुई। दिल्ली पुलिस के एक अफसर के साथ चंद्रशेखर की बहस एक गाड़ी खड़ी करने को लेकर, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के लिहाज से उस गाड़ी को अंदर नहीं ले जाने दे रही, जिसके लिए परमिशन नहीं थी। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाया। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने बच्चों को बेरहमी से पीटा है। सुनिए डिंपल यादव। एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं। ये है आपका नया भारत, जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी जो है वो इस बात की गंभीरता क्यों नहीं समझ रहे कि एक सेंटिमेंट बन रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए और उन्हें हटा देना चाहिए। यह विपक्ष का आरोप है। अगर सुन नहीं रहे हैं तो फिर आज कैसे कॉकरोच पार्टी वालों की जेपी नड्डा से मीटिंग हुई, यह भी सवाल खड़ा हुआ। आज कॉकरोच पार्टी के नेता और मोदी सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। कॉकरोच पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई। पहली मांग, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाए, ये खुद इस्तीफा दे दें। जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तीसरी मांग, नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिनमें से 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है। कॉकरोच पार्टी ने दावा किया कि जेपी नड्डा से उन्हें भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों को लेकर सही स्तर पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इस मुलाकात के बारे में यह कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनकी तरफ से लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। यानी सरकार कह रही है कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया और प्रस्ताव आने के बाद उनसे बातचीत की गई। लेकिन सवाल यह भी है कि जब इतने दिन से यह सब माहौल बन रहा था, आप ही एक प्रस्ताव भेज देते। कम से कम ये सड़क पर जो तस्वीर बन रही है, देश में अस्थिरता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो जेन्युइन छात्र हैं अगर वो भी पिट रहे हैं और पुलिस वाले पिट रहे हैं, तो ये स्थिति तो नहीं बनती ना। हालांकि अब कम से कम बातचीत हो रही है, उम्मीद की जानी चाहिए, सकारात्मक पहल है। लेकिन कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा बात किस हैसियत से कर रहा है। सुनिए कांग्रेस वाले को। जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा किस हैसियत से मिल रहे हैं? क्या जेपी नड्डा इस देश के शिक्षा मंत्री हैं? क्या वो प्रधानमंत्री हैं? क्या वो गृह मंत्री हैं?
जेपी नड्डा क्या डिसीजन ले सकते हैं? जब अध्यक्ष थे तब तो डिसीजन ले नहीं पाते थे, रबर स्टैम्प थे। अब किस उससे मिल रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, छात्र आंदोलन कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं मिल सकते? धर्मेंद्र प्रधान को किस बात का डर है? धर्मेंद्र प्रधान के अंदर यह नैतिकता क्यों नहीं है कि वो इस्तीफा दे? इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बवाल मचा हुआ है, उधर सरकार के अंदर भी हलचल दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली और इस मुलाकात में नीट के पेपर और उससे जुड़े कुछ मुद्दों पर बात होने की बात है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब एक तरफ सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच बातचीत भी चल रही है, दूसरी तरफ संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बवाल हो रहा था। आप यह भी देखिए कि इंडी गठबंधन वाले पुलिस के एक्शन को लेकर बवाल कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उन पर कोई बात नहीं हो रही। कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में जिन जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, दिल्ली पुलिस को टारगेट किया, अब उनके खिलाफ तगड़े एक्शन की भी तैयारी हो गई है। पथराव, हिंसा फैलाने वालों के चेहरे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। अब इस फुटेज के आधार पर प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों का हिसाब होगा, कहा जा रहा है। हिंसा फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अभी तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज होगी। इस मामले में एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ, जो कि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इस मामले में पाकिस्तान के एंगल से भी जांच हो रही है, क्योंकि पुलिस को पाकिस्तान के कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स मिले हैं जिसमें आज के प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर की गई और प्रदर्शन को लेकर झूठ बोला गया है। जैसे काशमाला मुराद नाम के एक ट्विटर हैंडल से प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया गया और झूठ फैलाया गया कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में 7 लोग मारे गए, 391 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 32 की हालत गंभीर है। 250 से ज्यादा लोगों को दिल्ली पुलिस और सेना ने गिरफ्तार कर लिया। एक ट्विटर हैंडल में एक महिला की तस्वीर लगी है। बायो में यह खुद को रिसर्च स्कॉलर बता रही है और डीआरडीओ इस्लामाबाद में काम करती है। इसी तरह इंडियन आर्मी ने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाई। भारतीय सेना की फैक्ट चेक यूनिट ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से फैलाई गई जानकारी को एक्सपोज किया। पाकिस्तान की तरफ से कई सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिससे झूठ फैलाया गया। जैसे एक ट्वीट में कहा गया कि भारतीय सेना प्रदर्शनकारियों को टारगेट कर रही है, मोदी डर की वजह से संसद से निकल गए। एक हैंडल से यह झूठ फैलाया गया कि 5 प्रदर्शनकारियों की जान भारतीय सेना ने ले ली। एक हैंडल से कहा गया कि भारतीय सेना तो देश को डिफेंड करने के लिए है, लेकिन उसे टूल बना दिया गया है। एक हैंडल ने सीआईएसएफ जवान की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय सेना प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। ये देखिए इस तस्वीर को डाल के, जबकि आपको अभी मैंने दिखाया कि संसद भवन में जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो तैयारी में थे कि भाई जब वहां पे भीड़ आ रही है क्या हो रहा है, तो उन्होंने पोजीशन भर ली थी। इसको इंडियन आर्मी के जवान बताकर फैलाया जा रहा है कि देखिए वहां पर जो है वो क्या माहौल बन रहा है। यानी मैंने आपको कहा ना कि इसमें पूरा एक तंत्र एक्टिव हो गया है कि कैसे भारत के छात्रों को यूज कर लिया जाए, उनके जेन्युइन मुद्दे को यूज कर लिया जाए। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब इतना कुछ चल रहा है, उस बीच में अगर लोगों का सेंटिमेंट है, भाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा था एक इंटरव्यू में कि जिन लोगों ने आत्महत्या की वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जब जिम्मेदारी ले ली तो फिर उन पर क्या एक्शन हुआ? ठीक है, ये आंदोलन में गलत नारे लग रहे हैं, पुलिस को पीटा जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, मान लिया। लेकिन जो जेन्युइन छात्र हैं उनकी डिमांड्स का क्या, उनके सेंटिमेंट का क्या, यह सवाल पूछा जा रहा है। और एक सवाल यह भी है कि जैसे इसमें कुछ गलत नारे लगाने वाले लोग घुसे हुए, ऐसे ही इसी आंदोलन में जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जिनका बच्चा वापस नहीं आएगा। और इस खबर में जो मैं आपको कह रहा हूं, जेन्युइन मुद्दा जो है, हर आदमी जिसका बच्चा है, जिसके बच्चे के भविष्य के लिए वो अपनी जिंदगी लगा देता है, जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, आज वो पेरेंट्स एक सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, कॉकरोच पार्टी के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक, कॉकरोच पार्टी को नहीं सुनेंगे। अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो विदेश में जाकर देश के खिलाफ कोई साजिश करके आते हैं, मन में यह सवाल हो सकता है फिर उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, लेकिन चलिए उनकी भी नहीं सुनेंगे। अगर कोई कहे नहीं अखिलेश यादव की भी मत सुनो, ममता बनर्जी की मत सुनो, ये लोग तो हिंदुओं के खिलाफ है, ठीक है, नहीं सुनेंगे। केजरीवाल की मत सुनो, ये तो भ्रष्ट आदमी है, नहीं सुनेंगे। अगर किसी की नहीं सुनेंगे तो इन बच्चों का मुद्दा उठाएगा कौन?
क्या वो मां बाप जो बैंक से लोन ले लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मां बाप जो बॉस को जाके नहीं बोल सकते कि सर मेरे को 1 महीने की छुट्टी दो, मुझे जंतर मंतर पे बच्चे के लिए प्रदर्शन करने जाना है, वो बच्चे जिनका पेपर अगर कैंसिल हुआ और दोबारा देना पड़ रहा है, उनका मन जो है वो बैठ गया कि मेरा तो अच्छा गया था, अब क्या होगा, वो पढ़ाई छोड़ के प्रदर्शन करने आए क्या? मीडिया का काम है खबर दिखाना। मीडिया को भी आप कहो कि भाई चलो मीडिया भी नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कौन? वो मां बाप पूछ रहे हैं कि कौन पूछे कि अगर किसी की जिम्मेदारी तय होनी है तो वो जिम्मेदारी तय होगी कैसे? किसको बोले कि हमारी तरफ से पूछो? ठीक है, पाठशाला में बगला दिया है। संसद का सत्र शुरू होते किन किन मुद्दों पर मचा घमासान। पीएम मोदी ने बिन कहे राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्र सम्मान से लेकर विदेशी फंडिंग तक इस सत्र में सरकार क्या तूफानी करने वाली है। मोदी शाह के बड़े प्लान के लिए सरकार ने नंबर गेम सेट कर दिया क्या? संसद के अंदर क्या दिखा, अब इसका अध्ययन। एक तरफ जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर दिन भर जमकर घमासान हुआ, उसके मार्च को लेकर, वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। जबकि मानसून सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने की अपील की थी। पीएम मोदी ने मानसून सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने और संसद में चर्चा को वक्त की मांग बताया। लेकिन मानसून सत्र की शुरुआत हुई, हंगामा भी शुरू हो गया। इंडी गठबंधन वाले नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सबकी चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। स्पीकर के मना करने के बावजूद कुछ सांसद पोस्टर और बैनर लेकर सदन के अंदर पहुंच गए। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 7 बार जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को 6 बार स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों में स्पीकर विपक्ष के सांसदों को समझाते रहे, चर्चा शुरू करने के लिए अपील करते रहे कि भाई शांति रखिए, सब पे बात करेंगे, अभी चर्चा तो शुरू होने दीजिए। लेकिन सब बेअसर दिखा। पाठशाला में आज आपको बताऊंगा कि मानसून सत्र शुरू होते ही किन किन मुद्दों पर घमासान मचा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्र सम्मान से लेकर विदेशी फंडिंग तक इस सत्र में सरकार क्या तूफानी करने वाली है और नंबर गेम की बात कहां जाकर अब खड़ी है। मोदी शाह के बड़े प्लान के लिए सरकार ने नंबर गेम सेट किया या नहीं, संसद के अंदर क्या दिखा, सब बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सदन के बेल में आए हैं, आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। मैं 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई बोलने की बात है। नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। देखिए, पहले आपको दिखाता हूं कि मानसून सत्र के पहले दिन क्या गजब का हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद लोकसभा सिर्फ 13 मिनट चली और राज्यसभा की कार्रवाई भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित हुई। इसके बाद जब जब दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हुई, हंगामे की वजह से कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, इसके बाद कार्रवाई स्थगित हो जा रही थी। लगातार यही सिलसिला चला और आखिरकार दोनों सदनों की कार्रवाई अगले दिन तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में किस तरह का घमासान मचा, उसकी एक झलक देखिए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। भर दिन यही चला बॉस, आए हंगामा हुआ स्थगित, आए हंगामा हुआ स्थगित। क्या राज्यसभा क्या लोकसभा, दोनों सदनों में स्पीकर लगातार सांसदों से शांत रहने, बैनर पोस्टर नहीं लहराने की अपील करते रहे। लोकसभा में हंगामे के दौरान स्पीकर के चेयर पर बैठे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को सुनिए।
आप सदन के बेल में आए हैं, आप सदन के बेल में आए हैं। आप लोग प्ले कार्ड मत दिखाइए, नियमों में भी प्ले कार्ड आप नहीं ला सकते, और ये पीठ से भी निर्णय है समय समय पे कि आप जावेद साहब प्ले कार्ड नहीं। देखिए, ये हाल तब है जब मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष से अपील कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जहां तर्क होते हैं वहां तूफान मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले। सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष के साथ बैठक की गई, सबकी राय ली गई ताकि मानसून सत्र के दौरान कुछ अहम बिल पेश किए जा सके। बैठक के बाद सरकार की तरफ से मानसून सत्र का जो एजेंडा जारी किया गया, उसके मुताबिक इस सत्र में जो बिल पेश किए जाने उसके लिए चर्चा का समय भी तय किया जा चुका है। जैसे एफसीआरए यानी एफसीआरए संशोधन बिल 2026, विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय है। आयकर संशोधन बिल 2026, सरकारी बॉन्ड्स में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए बिल पेश किया जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय तय किया गया। यह बिल पिछले महीने जारी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा, जो विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट देता है। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस पर चर्चा के लिए भी 4 घंटे का समय तय किया गया है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026, देरी से रजिस्ट्रेशन के नियमों में सख्ती के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर भी 4 घंटे में की चर्चा होगी। राष्ट्रीय सम्मान अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026, इस बिल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को अपराध माने जाने का प्रावधान है। इस पर भी चर्चा के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है। एमएसएमई संशोधन बिल 2026, इस बिल में कारोबार आसान बनाने और पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस पर चर्चा के लिए 5 घंटे का समय रहेगा। सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष से अपील की जा रही है कि उनके जो प्रश्न हैं सदन के अंदर आकर उठाएं, लेकिन लगता है कि विपक्ष ने पहले ही ठान लिया है कि मानसून सत्र में फिर वैसे ही हंगामा करना है जैसे हर बार होता है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनिए। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप आम ट्विस्ट नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री पर इतना अटूट विश्वास क्यों प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं। जिस राम मंदिर पर के प्रतिष्ठा के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित थे, आज प्रधानमंत्री सदन के अंदर इस बात पर चुप क्यों। राम मंदिर को लेकर सदन के अंदर जब विशेष चर्चा हो सकती है, तो आज जो हमारे लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं। तो इमरान मसूद ने गौरव गोगोई की बाइट आपको सुनवा रहे थे। खैर, विपक्ष मानसून सत्र के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा चाह रहा है उनमें पहला है जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, दूसरा मुद्दा है नीट पेपर लीक, तीसरा मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चौथा है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, पांचवा है पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। और मानसून सत्र शुरू होते ही इन मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला। खड़गे ने राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक का मुद्दा उठाने की कोशिश की। आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए सरकार उन पर लाठीचार्ज करवा रही है। चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट
मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश। ये तो राज्यसभा की तस्वीर थी। उधर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज खामोश नजर आए। राहुल गांधी संसद भवन आए और निकल गए, लेकिन इस दौरान न तो किसी सवाल का जवाब दिया और न ही किसी मुद्दे पर अपनी राय रखी। देखिए, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे प्रधानमंत्री चलने दीजिए। मैं कमेंट आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे। राहुल गांधी भले ही संसद आकर कुछ भी न बोले हों, लेकिन पीएम मोदी मानसून सत्र के पहले ही दिन बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेरते दिखे। राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें युवा नेता कहते हैं। इसी पर आज पीएम मोदी ने चुटकी ली। सुनिए एक बार उनको। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। खड़गे ने पीएम मोदी के बयान को खुद की कमियों को छुपाने की कोशिश बताया। अपने डिफेक्ट छुपाने के लिए, अपने कमजोरियां छुपाने के लिए किसी को कुछ करना, 56 इंच वालों का 56 साल के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ कौन से, ये कोई बोलने की बात है। और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें नहीं करता है। हर प्राइम मिनिस्टर समस्याओं को सुलझाने की बात करता है, ताकि ऐसी बातें टालकर मजाक उड़ाने का काम नहीं करते। तो इसका मैं कंडम करता हूं इस स्टेटमेंट का। अब यह भी देखिए कि सरकार ने उन विधेयकों की लिस्ट तो जारी कर दी जिन्हें मॉनसून सत्र में पेश किया जाना है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे बिल हैं जिन्हें पीएम मोदी और अमित शाह के बड़े प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। भले इन विधेयकों को लिस्ट में अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें भी मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है, जैसे परिसीमन बिल और महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल, और 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने वाला संविधान संशोधन बिल। मॉनसून सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पेश होगा या नहीं, यह तो अगले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या मोदी और शाह के बड़े प्लान वाले इन विधेयकों को सरकार ने इनके लिए नंबर गेम सेट कर लिया है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले परिसीमन और महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा। पिछले सत्र में इंडी गठबंधन के सुर में सुर मिलाने वाली डीएमके ने इस बिल का समर्थन करने के संकेत दे दिए। मॉनसून सत्र से ठीक पहले हुई इंडी गठबंधन की बैठक से भी डीएमके दूर थी। डीएमके का कोई सांसद इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचा था। उस वक्त पर डीएमके प्रवक्ता ने यह कहकर इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी कि उनकी पार्टी कभी भी परिसीमन के खिलाफ थी ही नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर तो यह होना ही है। आप डीएमके प्रवक्ता को सुनिए। We were never against the delimitation because lawfully it has to happen. We are not against the law. The only thing is what they said was the increase will be 850 seats. अब आप यह भी देखिए कि सरकार को परिसीमन बिल के लिए डीएमके की जरूरत है क्यों। दरअसल ये एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पारित करवाने के लिए 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है, और इसी वजह से संसद के बजट सत्र में यह बिल अटक गया था। लेकिन मॉनसून सत्र में बदले हुए समीकरण अगर आप देखें, लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के खुद के 292 हैं, यानी जरूरी वोट से 68 वोट कम। टीएमसी के 20 बागी पहले ही एनडीए के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। उद्धव गुट के 6 बागी सांसद भी शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। शरद पवार की एनसीपी ने भी बिल का समर्थन करने के संकेत दे दिए, जिनके 8 सांसद हैं, और अब डीएमके ने भी इशारा तो कर ही दिया कि वो परिसीमन बिल के खिलाफ नहीं है। ऐसे में अगर डीएमके के 22 सांसदों को भी जोड़ लिया जाए तो बिल के समर्थन में कुल 348 वोट हो जाते हैं। हालांकि अभी भी सरकार के पास 12 वोट कम है। इसके लिए छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश की जा सकती है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस, वीसीके, आरएलपी, अकाली दल जैसी पार्टियां और निर्दलीय सांसदों से बात हो सकती है। कुछ लोग खुल के ना आए, अगर वो एब्सेंट भी हो जाएं तो भी सरकार का काम हो जाएगा। जैसे जैसे संसद में नंबर गेम बदल रहा है, वैसे वैसे लोकसभा के अंदर की तस्वीर भी बदलने लगी। जैसे टीएमसी के 28 सांसद जीत कर आए थे,
लेकिन अब सिर्फ 8 टीएमसी के खेमे में बैठेंगे, जबकि 20 सांसद एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ बैठेंगे। इसी तरह उद्धव गुट के 6 सांसद अब शिवसेना शिंदे का हिस्सा हैं, तो उनके बैठने की भी जगह बदल चुकी है। वहीं डीएमके ने पहले ही खुद के लिए विपक्ष से अलग की जगह की मांग की है, या हमको नहीं बैठना इनके साथ, हमको अलग सीट दीजिए। इसके बाद अब स्टालिन की पार्टी के 22 सांसद भी नई जगह पर नजर आएंगे। यानी उधर खेला हो रहा है। दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक मचे घमासान में आज जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ऑटो से एंट्री ली। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को लेकर किया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। They said we are going to restore the statehood. Today, even after delimitation, election, over 2 years have passed and their promise is not complete. That is why we have come here to tell them, kindly fulfill your promise. तो इधर संसद सत्र बहुत तूफानी होने वाला है। जो प्रदर्शन हुआ आज, उसके कल के क्या संकेत होंगे वो भी आपको कल पाठशाला में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगले अध्याय का वक्त हो गया। पहले ईरान के हाथों छीछा लेदर, अब ट्रंप की फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी घनघोर बेइज्जती कैसे हो गई कि दुनिया हंस रही है, अब आपको दिखाऊंगा। ट्रंप ने ईरान पर सबसे भयंकर हमला कर दिया, क्यों बोले कि नया देश बनने की शुरुआत है। उधर पीओके वाली बगावत, इधर ईरान अमेरिका के बीच शहबाज मुनीर फंस गए। क्या धमाका होने वाला अब इसका अध्याय। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच सारे समझौते फेल हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध अब नए खतरनाक लेवल पर जा रहा है। ईरान पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अब ईरान ने ऐसा काम किया है जिससे ट्रंप बहुत बुरी तरह बौखला गए। ईरान के हमलों से अमेरिकी सैनिकों की मौत ने ट्रंप को हिला दिया है। ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की ठान ली। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका सदियों तक हमला करता रहे, फिर भी जीत ना पाएगा। उधर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि एक तो युद्ध में सैनिक मारे जा रहे हैं और दूसरा अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। अमेरिकी पब्लिक इस बात से भी नाराज है कि युद्ध के बीच ट्रंप की मस्ती में कोई कमी नहीं है। इतना युद्ध चल रहा है, तनाव है। भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने पहुंच गए। वहां पाकिस्तान की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध में अब पाकिस्तान बुरी तरह से पिस रहा है। शहबाज और मुनीर किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे, ऐसी हालत बन रही है। जल्दी ही पाकिस्तान में कौन सा धमाका होने वाला यह भी बताऊंगा, लेकिन युद्ध से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के छीछा लेदर की इस पूरी कहानी की एक झलक देखिए। Did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. What happens, but we hit him very hard again tonight. It's the beginning of building a new country. ईरान पर हमला करने के बाद से ट्रंप इतना कभी नहीं भड़के गए हैं जितना अब गुस्से में दिख रहे हैं। अभी तक अमेरिकी हमलों में ईरान तबाह हो रहा था, अमेरिका को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ईरान ने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ा दी, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ। ईरान के हमलों से अब अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर जोरदार हमला किया। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। इससे ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीज फायर और समझौता टूटने के बाद से अब तक कई अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और इससे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है। अब तक अमेरिका के 17 सैनिक मारे गए हैं बॉस। उत्तरी इराक में 1 सैनिक की मौत हुई। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से मौत हुई थी। जॉर्डन के मुवाफक साल्टी बेस पर ईरान ने हमला किया। सैनिकों की मौत के अलावा बेस को भी बहुत नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमेरिकी विमानों को भी गिराने का दावा किया है। तो मोटे तौर पर अमेरिका के लिए ईरान जो है वो बवाल खड़ा कर रहा है, मतलब तनाव खड़ा कर रहा है। अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इतने अमेरिकी सैनिकों का मारा जाना अमेरिकी पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा। भाई वो तो माने बैठेंगे हमको दुनिया में कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता। यहां ईरान ने भूत बना के रखा हुआ है और अब सैनिक भी मार रहा है, तो ट्रंप भी भड़के हुए हैं। इधर खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक मर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप की मौज मस्ती में कोई कमी नहीं है बॉस। भाई साहब संडे को फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देखने चले गए।
न्यू जर्सी में हुए फाइनल मैच में ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ पहुंचे थे। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कितनी नाराजगी है ये फीफा फाइनल के दौरान भी दिखा। फाइनल मैच में ट्रंप के खिलाफ लोगों ने जमकर हूटिंग भी की, लेकिन इस फाइनल के दौरान ट्रंप की तगड़ी बेइज्जती भी हुई, क्योंकि भाई साहब को हर जगह लाइमलाइट चाहिए होता है। ट्रंप ने जो विजेता टीम थी स्पेन, उसको फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी, लेकिन ट्रॉफी देने के बाद भी भाई साहब मंच से उतरने को तैयार नहीं। भाई वहां तरीका है, ट्रॉफी दो, उतरो, उनको सेलिब्रेट करने दो। ये भाई साहब वहां जबरदस्ती कैमरे के सामने टिके रहे। स्पेन के कैप्टन ने 2 बार ट्रंप से कहा कि चलिए ना, उतरिए ना मंच से, उसके बावजूद भाई साहब नहीं हट रहे थे। इसके बाद फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो बीच में आए कि अरे भाई फीफा का इवेंट है, आप फूफा बने घुसे पड़े हैं फोटो खिंचाने, हटिए, उतरिए। फीफा के अध्यक्ष दौड़ के ट्रंप के पास पहुंचे, हटने के लिए कहा, फिर भी भाई साहब खड़े हैं, ऐसे आदमी है। फिर बार बार कहने के बाद वो जो है धीरे से साइड में गए। इतनी बेइज्जती हुई है। जरा तस्वीर देखिए क्या था वहां का माहौल। बेचारा कप्तान कप लेके खड़ा है, ये कब हटे तो हम कप उठाएं। क्या आदमी। अमेरिकी पब्लिक की हूटिंग से परेशान ट्रंप ईरान पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जिस ईरान को ट्रंप धरती के नक्शे से मिटाने की बात करते हैं, वो ईरान अमेरिकी सैनिकों को मार रहा है। तो ट्रंप के लिए भी बड़ी वहां अलग बेइज्जती हो रही है, और इसलिए ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ऑल आउट अटैक का आदेश दिया है। आप देखिए अमेरिका अब कैसे हमले कर रहा है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए। अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर रहा है, ज्यादा इंपैक्ट वाले बमों से हमला कर रहा है। F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट विमान से बमबारी कर रहा है, खतरनाक टॉम हॉक मिसाइलें दाग रहा है। ईरान पर अमेरिका 3 तरफ से अब हमले जो है वो कर रहा है। यानी अब ट्रंप ने यह ठान लिया है कि वो ईरान को सबक सिखाएगी। आज रात भी ट्रंप ने भयंकर हमले का आदेश दे दिया है। एक बार ट्रंप को सुन लीजिए। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably 3, it's probably 3 as opposed to 2, great patriots. ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। अब ट्रंप वही कर रहे हैं। ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पुल हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, ऑयल प्लांट हो, सब पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास में अमेरिका ने एक पुल को निशाना बनाया, जिससे पुल बुरी तरह से डैमेज हो गया। बंदर अब्बास के ही रेलवे स्टेशन पर भी अमेरिका ने हमला किया, जिससे वहां तगड़ी तबाही मची। अमेरिकी हमलों में कई ईरानी नागरिक भी घायल हुए हैं। अब तो खुल के वाटर प्लांट पर भी हमले किए जा रहे हैं। जरा देखिए आप। अमेरिका ने ईरान के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। हार्मोजगान प्रांत के बोंजी वाटर प्लांट को तबाह कर दिया। इस प्रांत के 20 गांव के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कुवैत पर हमला किया। कुवैत के वाटर प्लांट ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला करके उड़ाए। कुवैत में 90% पीने का पानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट से ही आता है। यानी अब पानी पर अटैक हो रहा है। आप सोचिए, लोग मर जाएंगे, इनको इसका भी कुछ नहीं है, मारो, बस मारते चलो। ईरान पर ट्रंप भयंकर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक नए देश के बनने की शुरुआत है। ट्रंप के मुताबिक ईरान का सब कुछ तबाह हो चुका है, अब एक नए देश की तरफ वो खड़ा होगा। इस युद्ध में सारे नियम कायदे खत्म हो चुके हैं। आप सोचिए ना, जब पीने के पानी को आप खत्म कर रहे हैं, कोई दीन ईमान बचा आपका? किसी भी कीमत पर विरोधी को नुकसान पहुंचाने की होड़ लगी हुई है। और यही अमेरिका वाले भर दुनिया में वो बैनर पोस्टर लेके खड़े हो जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अब तुम्हारा ह्यूमन राइट्स मर गया। अमेरिका ने एक बार फिर से खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश शुरू की। ईरान का 90% तेल यहीं से बाहर जाता है। ट्रंप पहले भी खार्ग पर हमला कर चुके हैं। इस पर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए खार्ग पर ग्राउंड अटैक की तैयारी इस बार की जा रही है। ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड अटैक की धमकी दी है। खार्ग आइलैंड ईरान की इकोनॉमी का इंजन कहा जाता है। खार्ग आइलैंड से ही ईरान का 90% कच्चा तेल आता है। ट्रंप ने कहा कि जल्दी ही खार्ग पर ऑपरेशन शुरू करूंगा। अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है और अमेरिका अपने सैनिक यहां उतारता है तो यह युद्ध नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। इधर ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप की फजीहत हो रही है।
दूसरी तरफ ट्रंप के चहेते फील्ड मार्शल असीम मुनीर की हालत भी खराब है। ईरान और अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से बीच में पिस रहा है। पहले से पीओके में हो रहे प्रोटेस्ट और बगावत से मुनीर शहबाज तनाव में है। अब दोनों को यह डर है कि ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान को घसीटा जा सकता है, यानी न चाहते हुए भी पाकिस्तान को युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस समझौता हुआ है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यमन के हूती लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी पर हूती अटैक की निंदा की है, लेकिन यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है। अगर सऊदी अरब मदद मांगेगा तो पाकिस्तान को लड़ना होगा, जो पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थता कर रहा था। अब पाकिस्तान पर खुद युद्ध में फंसने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब को मना नहीं कर सकता। भाई सऊदी अरब कहेगा तुमने साइन क्या किया था जी, आओ मदद के लिए। डिफेंस समझौते के अलावा सऊदी अरब के पैसे का भी प्रेशर है। पैसे के लिए तो पाकिस्तान कहीं कटोरा लेके खड़ा हो जाए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के कर्ज की अवधि बढ़ा दी है, तो वो कहेगा कि भाई तुमको भीख भी दूं, तुम मदद भी नहीं दोगे, तो कौन बात का पैसा लोगे। तो ये चल रहा है।